अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसकी डेफिनेशन ये है कि क्रोनिक डिजनरेटिव ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑटोइम्यून का मतलब ये हुआ कि जो हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, वो हमारी बॉडी के सेल्स के खिलाफ ही काम करना शुरू कर दें, तो हम उसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। और ये इन्वॉल्व करता है डीमाइलिनेशन एंड एक्सनल डिजनरेशन। डीमाइलिनेशन का मतलब ये होगा कि जो हमारे एक्सन्स के ऊपर माइलिन शीट होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इम्पल्स की वेलोसिटी के लिए, वो अगर माइलिन शीट रिमूव होना शुरू हो जाए तो हम उसको बोलते हैं डीमाइलिनेशन। डीमाइलिनेशन एंड एक्सनल डिजनरेशन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, हम इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसलिए बोलते हैं। मल्टीपल का मतलब ये हो कि हमारे जो ब्रेन के मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मल्टीपल। और स्क्लेरोसिस का मतलब ये हो कि जो न्यूरॉन्स हैं उनकी हार्डनिंग स्टार्ट हो जाए। हार्डनिंग इस वजह से स्टार्ट होगी क्योंकि ये जो डीमाइलिनेशन और डिजनरेशन है, उसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर एक हार्ड प्लेक की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स की जो इम्पल्स की कंडक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी। इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं स्क्लेरोसिस। अब इसकी एपिडेमोलॉजी ये है कि मोस्टली ऑटोइम्यून्स की तरह डिसऑर्डर की तरह ये ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और ये 20 से 40 ईयर्स एज ग्रुप को ज़्यादातर इफेक्ट करता है, और ये बच्चों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। एटियोलॉजी इसकी ये है कि एक तो जेनेटिक प्रीडिपोजिशन की वजह से, और इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं डीएनए म्यूटेशन, हाला DR2। ठीक, और दूसरा है इसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जस्ट लाइक सिगरेट स्मोकिंग या डिक्रीज सन एक्सपोजर या विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक, इसके अलावा हमारे पास दो वायरस हैं, एप्स्टाइन बार वायरस या हमारे पास साइटोमेगालो वायरस। ये दो वायरस हैं जो कि काज करवाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या किसी भी तरह का इन्फेक्शन ये अगर काज कराएं तो उसकी वजह से हमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस देखने को मिलता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल है टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का। देखिए, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये हमारे जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और पहुंचते हैं हमारे ब्रेन सेल्स तक। देखिए, सपोज कीजिए कि ये है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। अब किसी भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से जो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाए, यानी कि ये पहले जो पहले परमेबल नहीं था टी लिम्फोसाइट्स के लिए, इन्फेक्शन के बाद जो टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लें। टी लिम्फोसाइट्स जो है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं हमारे ब्रेन सेल्स के पास, और यहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं माइलिन शीट के साथ। टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर आकर अटैच हो गए। ठीक, अब यहाँ पर अटैच होने के बाद ये रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एंड इंटरफेरोन गैमा। ठीक, ये रिलीज करने के बाद जब ये रिलीज कर देते हैं तो जो इंटरफेरोन गैमा है ये प्रोड्यूस करता है मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस का काम ये करते हैं कि ये जो माइलिन शीट और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो सेल्स होते हैं जो माइलिन शीट को प्रोड्यूस करवाते हैं। अब ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं माइलिन शीट को, माइलिन शीट। ठीक, और ये जो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 है ये जाते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर के पास और यहाँ पर करवाते हैं वैसोडाइलेशन। ठीक, वैसोडाइलेशन की वजह से जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को और पहुंच जाते हैं ब्रेन सेल्स के पास, और यहाँ पर ये प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडीज। ठीक, ये एंटीबॉडीज जो है ये एंटीबॉडीज स्टार्ट करती हैं जो माइलिन शीट है उसको डिजनरेट करना स्टार्ट कर देती है। एंटीबॉडीज क्या स्टार्ट करती हैं? डिजनरेशन ऑफ माइलिन शीट। ठीक, अब हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स भी हमने देखा, इसका टी लिम्फोसाइट्स का रोल भी है। इसके अलावा हमने देखा बी लिम्फोसाइट्स का रोल भी है, और जो
जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स ने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया है, हम इस फिनोमेना को बोलते हैं आउटसाइड इन हाइपोथेसिस। ठीक, अब ये क्रॉस कर लेंगे, उसके अलावा एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारे जो माइलिन शीट है उसकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले जो न्यूरॉन जिसके माइलिन शीट जो कि एक बहुत ही प्रॉपर सी माइलिन शीट थी, जब इस सारे अटैक के बाद माइलिन शीट की हालत कुछ इस तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल डिजेनरेट हो गई है। और जो आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लेक की फॉर्मेशन हो गई है। देखिए, एक दफ़ा अगर माइलिन शीट की डिजेनरेशन हो जाएगी तो उसके बाद हमारी बॉडी उसको रीमाइलिनेट करेगी। डीमाइलिनेशन के बाद बॉडी उसको क्या करेगी, रीमाइलिनेट। ठीक, उसके बाद रीमाइलिनेशन जब होगी तो दोबारा से ये बी लिम्फोसाइट्स, सी लिम्फोसाइट्स किसी इन्फेक्शन की वजह से अटैक करेंगे और ये प्रोसेस बार बार रिपीट करता रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हार्ड प्लेक की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सेक्लेरोसिस। ठीक, पहले जो देखा आपने माइलिन शीट जो कि बहुत ही प्रॉपर सी माइलिन शीट नजर आ रही है इस न्यूरॉन में, इस सारे अटैक के बाद इस न्यूरॉन की हालत कुछ इस तरह से हो जाएगी कि यहाँ पर माइलिन शीट डिजेनरेट हो गई है। ठीक, और हमें जो येलो नज़र में हमें प्लेक की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये इस न्यूरॉन की ये तो कंडक्टिविटी बिल्कुल इम्पेयर हो जाएगी या बिल्कुल कंडक्टिविटी देखने को भी नहीं मिलेगी इस न्यूरॉन में। ठीक, ये थी पैथोफिजियोलॉजी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके पीछे कुछ हमें साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो हमें क्या दिखाई देंगे। साइन एंड सिम्टम्स हमें ये नज़र आएंगे कि साइन एंड सिम्टम डिपेंड करेंगे कि किस ब्रेन के पार्ट में जो न्यूरॉन की डीमाइलिनेशन स्टार्ट हुई है। तो उसमें हमें मोटर डेफिसिट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि वीकनेस या मसल स्पेसिसिटी या ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं हमें। इसके अलावा सेंसरी डिस्टर्बेंस में हमें पैरेस्थीजिया या हाइपोस्थीजिया, यानी कि बिल्कुल ही हमें सेंसरी सेंसेशन फील ना हो। ठीक, या बल्बर डिसफंक्शन का मतलब ये होगा जो हमारे क्रैनियल नर्व 9, 10, 11 और 12 हैं, उनकी डिसफंक्शन की वजह से हमारे पास कुछ सिम्टम्स शो होंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्फेगिया या डिसआर्थरिया, या हमारे पास कुछ विजन डिस्टर्बेंस होंगी, डिप्लोपिया, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ठीक, या हमारे पास मोनोओकुलर विजन लॉस हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट शो होंगे, मेमोरी लॉस या डिप्रेशन, एंग्जाइटी। ठीक, इसके अलावा हमारे पास कुछ यूरिनरी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं पेशेंट में, जस्ट लाइक अर्जेंसी, फ्रिक्वेंसी, नोक्चूरिया, हेजिटेंसी। और ब्रेन स्टेम के डिसऑर्डर में हमें नजर आएगा वर्टिगो, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। ठीक, या इसके अलावा हमारे पास कुछ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा पेशेंट। तो ये हमारे पास है कुछ साइन एंड सिम्टम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट के, और ये डिपेंड करते हैं कि पेशेंट के ब्रेन के किस पार्ट में डीमाइलिनेशन स्टार्ट हुई है। ठीक, तो पेशेंट हमारे पास वेरिएबल प्रेजेंटेशन के साथ आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास 2 साइन है, लेहमर्ट साइन, जिसमें ये होता है कि हमारे जो पेशेंट है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक फील होता है उसकी बैक में, जब वो अपने नेक को फ्लेक्स करता है। नेक फ्लेक्शन की वजह से उसको सेंसेशन होती है इलेक्ट्रिकल शॉक की, सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक रनिंग डाउन थ्रू हिज बैक, रनिंग डाउन। इसको हम बोलते हैं लेहमर्ट साइन। ठीक, इसके अलावा हमारे पास एक और साइन है, उसको हम बोलते हैं यूथोफ साइन। उसमें ये होता है कि जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा गर्म इन्वायरमेंट में हो या उसको गर्मी का एहसास हो, तो उसके जो साइन एंड सिम्टम है वो बहुत सीवियर हो जाए। डिटोरिएशन ऑफ साइन एंड सिम्टम्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया साइन एंड सिम्टम्स। उसके अलावा हमने 2 मेन साइन देखे जो कि रिलेटेड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। इसके बाद हम इसके देखेंगे क्लिनिकल कोर्सेज हैं कुछ।
कुछ क्लिनिकल कोर्स हैं कि पेशेंट ये जो डिजीज़ है ये किस तरीके से प्रेजेंट करता है, इसके कितने क्लिनिकल कोर्स हैं। आमतौर पर इसके 4 क्लिनिकल कोर्स देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला क्लिनिकल कोर्स है हम उसको कहते हैं क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम। क्लिनिकल आइसोलेटेड सिंड्रोम इस कोर्स में ये होता है कि पेशेंट किसी एक सिम्टम के साथ आएगा। या तो हो सकता है उसको उस पेशेंट को सेंसरी सेंसेशन का लॉस हो, या मोटर सेंसेशन का लॉस हो, या उसको विजन लॉस हो, या उसको ब्रेन स्टेम के डिसऑर्डर है, उसमें से किसी एक तरह के सिम्टम के साथ आएगा। तो या तो हो सकता है सेंसरी या मोटर सिम्टम लॉस हो उस पेशेंट में लॉस, और ये देखा जाता है 50% पेशेंट्स में। या हमारे पास विजन डिस्टर्बेंस के साथ पेशेंट आए, ऑलमोस्ट ये देखा जाता है 10% पेशेंट में, ठीक। या ब्रेन स्टेम डिसऑर्डर के साथ आए, वो भी 10% पेशेंट में देखा जाता है। या इन तीनों सिम्टम के साथ है, वो ऑलमोस्ट देखा जाता है 20% पेशेंट में, ठीक। लेकिन हम इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस एज अ डायग्नोसिस नहीं करते, ठीक। हमारे पास कुछ और क्लिनिकल कोर्सेज हैं जिसमें पहला है रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक। इसमें ये होता है कि जो पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, वो रिलैप्स करते हैं कुछ टाइम ऑफ पीरियड के बाद। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टाइम है और ये है हमारे पास डिसेबिलिटी, ठीक। पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हर कुछ एक पीरियड के बाद रिलैप्स करते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेशेंट का डिसेबिलिटी का टाइम शो हो रहा है और ये डिजीज़ ऊपर जाकर रिलैप्स करेगा, दोबारा से रिलैप्स करेगा, ठीक। लेकिन इसमें डिजीज को जो प्रोग्रेशन है वो देखने को नहीं मिलती। रिलैप्सिंग रिमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में नो डिजीज प्रोग्रेशन, ओनली रिलैप्सिस, ठीक। इसके बाद जो दूसरा क्लिनिकल कोर्स है वो है प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें ये होता है कि कोई भी रिलैप्सिस नहीं होते, सिर्फ वो डिजीज क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। यानी कि जो उसके डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसके अलावा सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि जो डिजीज़ है इनिशियल में वो हमारे पास रिलैप्सिस की सूरत में हमें देखने को मिलता है, रिलैप्स करता है। लेकिन जैसे ज़्यादा डिजीज़ का टाइम बढ़ता है वो डिजीज़ आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। देखिए स्टार्ट में वो सिर्फ रिलैप्स कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो जगह दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक। ये वाले जो पीक्स हैं ये शो कर रही हैं कि रिलैप्सिस को शो कर रही हैं, और ये जो बॉटम में लाइन नजर आ रही है आपको, ये हमारे पास शो करा रही है कि डिजीज क्या है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्टार्ट में इनिशियल में पेशेंट प्रेजेंट करेगा हमारे पास रिलैप्स के साथ, और लेटर ऑन फेजेस में हम वो प्रेजेंट करेगा प्रोग्रेस के साथ, डिजीज की प्रोग्रेशन के साथ, ठीक। तो ये थे हमारे पास 3 मेजर क्लिनिकल कोर्स के पेशेंट जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का वो इनमें से किसी एक कोर्स के साथ आ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस डिजीज़ को डायग्नोस किस तरीके से करेंगे। डायग्नोसिस के लिए हमारे पास दो मेन चीज़ें हैं, एक है स्पेस और एक है टाइम। डिसेमिनेशन इन टाइम का मतलब ये होगा कि जो डिजीज़ है वो एक से ज़्यादा टाइम में हमारे पास पेशेंट को साइन एंड सिम्टम शो करवाए। फॉर एग्जाम्पल वो सिर्फ एक टाइम में ना हो, वो डिजीज की जो है रिलैप्स कर रहा हो, ठीक। डिजीज प्रेजेंट एट मोर देन वन टाइम, ठीक। और डिसेमिनेशन इन स्पेस का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो मोर देन वन पार्ट में डिजीज की डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो रही हो, ठीक। इन मोर देन वन पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक। अब हमारे पास ब्रेन के ऑलमोस्ट हम 4 पार्ट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के, 3 पार्ट्स हैं ब्रेन में और एक पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड में। जो ब्रेन के पार्ट हैं उनमें पहला पार्ट है पेरीवेंट्रिकुलर, ये है पहला पार्ट ब्रेन का, यानी कि वेंट्रिकुलर के आसपास का एरिया। दूसरा पार्ट है जक्स्ट्रा कॉर्टिकल यानी कि कॉर्टिकल रीजन के आसपास का रीजन। और तीसरा पार्ट है ब्रेन का, उसको हम बोलते हैं इंफ्राटेंटोरियल, ठीक। और चौथा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड में, उसको हम बोल देंगे स्पाइनल कॉर्ड पार्ट, ठीक।
अब हमारे पास डिजीज को डायग्नोज करने के लिए जो हमारे पास चाहिए, एक तो ये कि हमारे पास टाइम होना चाहिए कि मोर देन 1 टाइम्स में हम डिजीज इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा हो। दूसरा, हमारे पास स्पेस के लिए हमारे पास इन 4 पार्ट्स में से कोई 2 पार्ट का होना बिल्कुल लाजमी है, या तो पेरीवेंट्रिकुलर में हो, या जक्स्टाकोर्टिकल में, या इंफ्राटेंटोरियल में, या स्पाइनल कॉर्ड में डिमाइलिनेशन स्टार्ट हुई हो, तो हम उसको डायग्नोज करेंगे एज अ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक। और इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास, हम इन्वेस्टिगेशन किस किस वे के थ्रू कर सकते हैं, उसके लिए हम MRI करवा सकते हैं, या हम करवा सकते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें हम चेक करते हैं ओलिगोक्लोनल बैंड्स। ठीक। एक दफ़ा दोबारा देख रहे हैं कि डायग्नोसिस के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। पहला तो ये कि हमारे पास टाइम का होना चाहिए कि एक मोर देन 1 टाइम में डिजीज प्रोग्रेस कर रहा हो, उसके साइन एंड सिम्टम्स शो हो रहे हो। उसके अलावा हमारे पास स्पेस क्या है कि ब्रेन की स्पेसिस, जो कि मैंने 4 स्पेसिस यहाँ पे लिखी है, इनमें से 2 स्पेसिस का होना मस्ट है डायग्नोसिस के लिए। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि हम इसको ट्रीट किस तरीके से करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस है हमारे पास, क्या जो अगर पेशेंट स्मोकिंग करे तो स्मोकिंग को छोड़ दे। ठीक। स्मोकिंग को छोड़ दे, या हमारे पास अगर पेशेंट ओबीस है तो वेट कंट्रोल करे, अपना वेट कंट्रोल, या जो अगर उसकी डाइट जो है उसको बैलेंस डाइट होनी चाहिए पेशेंट की, इनफ सन एक्सपोजर, या अगर पेशेंट बहुत स्ट्रेस लेता है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, बोथ फिजिकली एंड मेंटली। ठीक। या एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक। ये हो गए लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक्यूट अटैक्स आते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो उसके लिए हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के हाई डोज देंगे, इंट्रावेनस कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक। और इसका हमारा ये होता हमारा इसका एम ये होता है कि हम जो पेशेंट का एक्यूट अटैक है उसको उसके जो सीवियर साइन सिम्टम है उससे पेशेंट को बचा सकें। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्यूट अटैक में हम पेशेंट को IV कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। ठीक। और इसके अलावा हम अगर हमारे पास बहुत एक्यूट अटैक्स नहीं है तो हम पेशेंट में सिम्टोमेटिक थेरापी भी स्टार्ट करा सकते हैं कि पेशेंट जिन साइन सिम्टम के साथ आ रहा है हम सिर्फ उसी को ट्रीट करें। ठीक। तो अगर फिटीग के साथ आ रहा है तो हम पेशेंट को मोडाफिनिल देंगे। ठीक। अगर वो पेन या पैरेस्थीसिया के साथ आ रहा है तो हम गैबापेंटाइन या प्रीगाबलिन देंगे। ठीक। अगर वो पेशेंट डिप्रेशन या एंजाइटी के साथ आ रहा है तो हम उसमें सिट्रालिन या फ्लुक्सोटिन देंगे। ठीक। अगर वो यूरिनरी सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो हम उसको बेथनी को स्टार्ट करेंगे उसकी ट्रीटमेंट। अगर वो मसल स्पेसिटी के साथ आ रहा है तो हम बेक्लोफेनिक शुरू कर देंगे उसमें। ठीक। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अगर या तो हम उसको पेशेंट में सिम्टोमेटिक थेरापी स्टार्ट करेंगे ताकि जो पेशेंट के जो साइन एंड सिम्टम है हम उसको ट्रीट कर सकें। अगर एक्यूट अटैक के साथ आ रहा है तो हम उसमें IV कोर्टिकोस्टेरॉइड शुरू करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास अगर मतलब एक लंबे अरसे से उस पेशेंट में वो डिजीज देखने को मिल रहा है तो हम पेशेंट में को ये ट्रीट करेंगे कि ताकि हम उसको रिकरेंसी से बचा सकें। उसके लिए हमारे पास है डिजीज मॉडिफाइंग थेरापी टू प्रिवेंट रिकरेंसी। और इसमें चंद एक ड्रग्स हैं जिसमें है हमारे पास इंटरफेरोन बीटा, या हमारे पास है ग्लेट्रीमर एसीटेट, उसके अलावा हमारे पास कुछ और ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल नेटालिजुमैब। ठीक। ये चंद एक ड्रग्स हैं जो कि जिनको हम बोलते हैं डिजीज मॉडिफाइंग थेरापी, जो कि हमारे पास रिकरेंसी से बचाते हैं पेशेंट को। तो यहाँ तक होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।